Hi everyone, good evening. How are you all? I believe you all must be doing great. Even I am great too. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत बेसिक सी बट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे डिस्कशन करने आई हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, जब भी हम यूएस में या किसी भी कंट्री में अप्लाई करने का सोचते हैं कि हमें पढ़ने जाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझ नहीं आता है हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस टाइप की यूनिवर्सिटीज में हमें अप्लाई करना है, हमारा फंडिंग कैसे मैनेज होगा। ये बहुत सारे हमें क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ जो इनिशियल स्टेप्स हैं आज मैं उनके बारे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज इनटेक्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर आप मानिए यूएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यूएस में कब कब आप एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, यूएस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपका सबसे मेजर इनटेक होता है वो होता है फॉल इनटेक। नाउ व्हाट इज फॉल इनटेक? फॉल यानी आपका अगस्त सितंबर इनटेक। ये सबसे बड़ा इनटेक होता है क्योंकि हमारे जो 12th के एग्जाम्स होते हैं वो भी अराउंड मई जून कंप्लीट हो जाते हैं, और जो हमारे अंडरग्रेड के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं वो भी अराउंड आपके मई जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ ही जाता है। सो जो परफेक्ट टाइम है आपके लिए अप्लाई करने का आपका वीजा लेके, दैट विल बी अगस्त। तो इसीलिए यूएस यूनिवर्सिटी से अगस्त को मेजर इनटेक रखा है। अब कई बार कैसा होता है, बहुत यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका आपको लाइक रिजल्ट आते आते डिले हो जाता है, प्रोविजनल मार्कशीट आते आते डिले हो जाती है, जो आपके जुलाई तक भी नहीं आती है या अगस्त तक भी नहीं आती है। अगर आपके हाथ में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही नहीं है जुलाई या अगस्त तक, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो अगस्त इनटेक में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते टेक्निकली देखा जाए तो इसलिए यूनिवर्सिटीज यानी यूएस यूनिवर्सिटीज ने आपको सपोर्ट करने के लिए एक माइनर इनटेक भी लाया है, दैट इज जनवरी इनटेक। तो जनवरी इनटेक में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज ओपन होते हैं। आप जिस टाइप में मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, आप अंडरग्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, किसी टेक्निकल कोर्स में, बिजनेस कोर्स में, मैनेजमेंट कोर्स में, हर टाइप का कोर्स आपको जनवरी इनटेक में मिल जाएगा। सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं अगस्त इनटेक में, विच इज द मेजर इनटेक। एंड जो जान होता है आपका सपोर्टिव इनटेक होता है, तो इसमें भी आपको मिल जाते हैं, लाइक बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें अगस्त से तो थोड़े से लिमिटेड होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फेब इनटेक भी देती है, फेब मार्च में भी उनके क्लासेस शुरू होते हैं। एंड कुछ के पास समर इनटेक भी होता है, समर यानी मे इनटेक। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही माइनर ऑप्शंस होते हैं, कुछ ही कोर्सेज होते हैं जो स्टार्ट होते हैं आपके मे इनटेक में। मेजरली आपके मे इनटेक में शुरू होते हैं आपके पाथवे प्रोग्राम्स एंड फाउंडेशन कोर्सेज। तो ये होता है फेमस मे इनटेक के लिए। तो आई गेस इनटेक का आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि अगर आप मान लीजिए आप मई मई जून में आपका रिजल्ट आ गया है, बट आप ऑगस्ट में अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो आप उसके लिए जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो जाना ही है पढ़ाई कंप्लीट होते ही, देन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगस्त इनटेक। नाउ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपका रिजल्ट आता है मई जून में, तो कैसे अगस्त इनटेक के लिए अप्लाई किया जाए, क्योंकि आपके हाथ में तो रिजल्ट नहीं है। मान लीजिए आप एक अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं और आप एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपका अराउंड 8 सेमेस्टर्स का होता है, तो आपके 7 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 8th का आपके पास आपने अपियर नहीं किया और रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपने 7th सेमेस्टर की मार्कशीट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट से 7th तक आप उसमें लगा सकते हैं, एंड परसुइंग एजुकेशन है वो आप उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक कंडीशनल ऑफर आता है कि अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप यू विल बी लाइक यू आर एडमिटेड, आपको एडमिशन तो मिल जाती है, पर वो कंडीशनल होता है कि ठीक है आपका ये क्राइटेरिया है, अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कंफर्म हो जाता है एडमिशन। अब क्या डेडलाइंस होती हैं, अगर मुझे फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना है यानी अगस्त इनटेक के लिए, तो अगस्त इनटेक में अप्लाई करने के लिए जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, वो ओपन हो जाते हैं काइंड ऑफ एक साल पहले। 1 साल पहले कौन सी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ओपन करती है? देखिए, यूएस यूनिवर्सिटीज कर देती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि यूएस में दो टाइप की एप्लीकेशन डेडलाइंस होती हैं। एक होती है प्रायोरिटी डेडलाइन,
और सेकंड होती है रेगुलर डेडलाइन। अब दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, प्रायोरिटी को आप सिंपल मैं यही समझाऊंगी कि प्रायोरिटी डेडलाइन होती है यानी आपकी स्कॉलरशिप डेडलाइन। तो जो प्रायोरिटी डेडलाइन से पहले अप्लाई करता है उनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ भाई गारंटी है अगर आप प्रायोरिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बट यस आपके चांसेस जहां 10-20% होते हैं स्कॉलरशिप के, वो बढ़ के आपके 70-80% तक हो जाते हैं कि यस यू कैन गेट अ हायर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, चाहे आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपकी प्रायोरिटी डेडलाइन होती है वो देखा जाए तो नवंबर या फिर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाती है, लाइक खत्म हो जाता है आपका। यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं कॉल इनटेक के लिए, एंड आपके नवंबर या दिसंबर में जो प्रायोरिटी डेडलाइन है वो क्लोज हो जाती है। रेगुलर जो डेडलाइन होती है वो चलती रहेगी आपकी, कुछ यूनिवर्सिटीज दिसंबर एंड में कंप्लीट करती हैं रेगुलर डेडलाइन, कुछ जनवरी में करती हैं, कुछ आपकी फेब मार्च तक भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन ज्यादातर जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो तो आप देखिए दिसंबर मिड तक लास्ट होता है, उसके आगे प्रायोरिटी डेडलाइन यूजुअली नहीं होती है। कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज की हो सकती है बट एवरेजली अगर मैं बात करूं तो नहीं होती है। तो ये कुछ था हमारी डेडलाइंस के बारे में। अब हाँ, स्प्रिंग इनटेक की जो डेडलाइन होती है, अब आपका जनवरी का इनटेक है, आपके मई से एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो मिड ऑफ अगस्त ही एप्लीकेशन क्लोज कर देती हैं, और कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्ट्रेच करती हैं अक्टूबर तक। तो आपके पास चांस होता है अक्टूबर तक एप्लीकेशन लॉन्च करने का, और ऑफर लेटर भी यूजुअली स्प्रिंग इनटेक में जल्दी आ जाता है। तो ऑफर लेटर आते ही आप अपना I-20 अप्लाई करके वीजा लॉन्च करके आप दिसंबर एंड में या जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेडलाइंस और इनटेक्स के बारे में। अब हम आते हैं कि अगर हमने सोचा है कि हमें जाना है, यूएस जाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं अगर यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहती हूँ तो एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या मुझे कोई एग्जाम्स देने पड़ेंगे या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, अप्लाई कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे होगी, कितना खर्चा आएगा। देखिए, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो रिसर्च का होता है। आपको उसमें हर चीज रिसर्च करनी है कि आप एग्जैक्टली किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली क्या करिकुलम्स देख रहे हैं उस कोर्स में। सबसे पहला तो आपका ये होता है। दूसरा, अगर आपकी कोई लोकेशन प्रेफरेंस है तो आपको वो भी देखना है कि हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव रहते हो, फैमिली फ्रेंड रहते हो, उसके आसपास की लोकेशन भी आप देख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, पेरेंट्स भी कंफर्टेबल रहते हैं उस तरीके से। तो आप अपनी लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के अपना बजट भी डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज 90% इंडियन स्टूडेंट्स के स्पॉन्सर उनके पेरेंट्स होते हैं। कई बार हम एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर देते हैं लेकिन हम बाद में जब डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो हमें समझ आता है कि थोड़ा बजटिंग इशू हो सकता है। और अगर हम ये चीजें प्री प्लान करके चलेंगे कि ठीक है इतना हमारे पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, इतना हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ये चीजें पहले ही डिसाइड करके रखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होता है यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने में। और उसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। देखिए, आपका जो एसओपी होता है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो एक दिन के अंदर नहीं बन जाता है, उसको बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वो आप खुद अपने बारे, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें उसमें डिफाइन करते हैं। यानी पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या हुई है, और प्रेजेंट यानी आप अभी क्या कर रहे हैं, और जो पास्ट और प्रेजेंट है वो कैसे रिलेटेड है, और जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं, वो आपका मतलब गोल क्या है, आपको क्या आउटकम आने वाला है, वो पास्ट और प्रेजेंट से कैसे रिलेटेड है, और आपके पास प्रेजेंट ने क्या आपको इन्फ्लुएंस किया है कि आपने ये फ्यूचर गोल को अपने लिए सेलेक्ट किया है, तो वो आपको डिफाइन करना होता है आपकी एसओपी में। तो वो सोचने के लिए डेफिनेटली टाइम लगता है। डेफिनेटली हम भी आपकी सपोर्ट करते हैं, नॉट इन राइटिंग बट यस डेफिनेटली हम आपको रिव्यू करके देते हैं और हम आपको आइडियाज भी देते हैं कि आपको कैसे अपनी एसओपी लिखनी चाहिए। और जैसे आप सेकंड डॉक्यूमेंट जो होता है दैट इज एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नाउ आप स्कूल में हैं चाहे कॉलेज से पास आउट हैं, आप कहीं से भी एलओआर लेकर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जो वर्क एलओआर होते हैं उनके लिए तो एटलीस्ट थोड़ा
बेटर हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है LOR अरेंज करना। लेकिन स्कूल और कॉलेज से स्टूडेंट्स को काफी चैलेंजेस आते हैं। तो आप अपने इनटेक शुरू होने से पहले ही, अगर आपकी अगस्त या सितंबर में एप्लीकेशन ओपन हो रही है, तो आप उससे पहले ही अपने प्रोफेसर से, टीचर्स से बात करके रखें कि सर मैम, आई एम प्लानिंग टू अप्लाई टू दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी, आई वुड बी नीडिंग योर रिकमेंडेशंस। तो आप पहले ये चीज करके रखेंगे और पहले आप उनको बोल देंगे कि सर आप प्लीज मेरे लिए LOR का ड्राफ्ट रेडी कर लीजिए, तो ये चीज आपके लिए काफी इजी हो जाएगी। और उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ईमेल पे आती है रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट, उनको उस चीज में क्या क्या फिल आउट करना होता है। तो ये चीजें आपका आगे का स्टेप थोड़ा इजी कर देंगे। देन ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अब यूजुअली मैं अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो मिनिमम ट्रांसक्रिप्ट मिलने का टाइम होता है 1 मंथ। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सितंबर में, आपको एप्लीकेशन लॉन्च करनी है सितंबर में, तो अगर आप जून या जुलाई में अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको टाइम पे ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी को भी टाइम लगता है रिलीज करने में ट्रांसक्रिप्ट को। एंड याद रखिए, ट्रांसक्रिप्ट हमेशा आप सील्ड एनवलप में लीजिएगा, ताकि दोबारा आपको अप्लाई ना करना पड़े और दोबारा आपका खर्चा ना हो। तो टाइमली ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मार्कशीट आपकी मिस आउट हो गई है, तो डेफिनेटली उसे आप रीअप्लाई करके ले लें। और अगर आपके कोई बैकलॉग्स रहे हैं, तो नो बैकलॉग या फिर बैकलॉग क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो भी आपके केस में जस्टिफाई हो रहा है, उसे भी ले लें। और अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री आ गई है और आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री अभी जाके कलेक्ट नहीं की है, तो वो भी आप टाइमली कलेक्ट कर लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले कलेक्ट कर लें, ताकि एप्लीकेशन के टाइम कुछ आपका रह ना जाए। उसके साथ साथ अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब किस टाइप का हमें एग्जाम देना चाहिए, कौन सा लेवल हमारे लिए बेटर है, या फिर कौन सा एग्जाम लाइक हमें देना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए आपके लिए ज्यादा आपको, सॉरी आई गेस आई एम बेटर विजिबल नाउ, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि आपके लिए कौन सा इंग्लिश एग्जाम बेटर है। जैसे कई स्टूडेंट्स आते हैं कि क्या ड्यूलिंगो एक्सेप्टेड है, बिकॉज यूजुअली ये र्यूमर है कि ड्यूलिंगो एक्सेप्टेड नहीं है यूनिवर्सिटीज में, US यूनिवर्सिटीज में सिर्फ टोफिल या आइल्स ही एक्सेप्टेड है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। टोफिल, आइल्स, PTE एंड इवन ड्यूलिंगो, ऑलमोस्ट 90% हर यूनिवर्सिटी में ये चारों एग्जाम्स एक्सेप्टेड है। और यूजुअली देखिए रहता है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो टोफेल देते हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स देते हैं, बट अभी ड्यूलिंगो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है, बिकॉज वो थोड़ा लेवल उसका इजी है और जल्दी हो जाता है। वो एग्जाम आप घर से बैठ के दे सकते हैं। इकोनॉमिकली भी थोड़ा उसका प्राइस बहुत कम है अगर मैं बाकी एग्जाम से कंपेयर करूं, और उसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है, जितना मैंने मेरे स्टूडेंट से समझा है। तो यूजुअली अगर जैसे 10 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, तो 10 में से 6 मेरे पास ऐसे होते हैं जो ड्यूलिंगो के एग्जाम्स के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मैं बताऊं क्या स्कोर रेंज रहती है, तो अंडर ग्रेड के लिए अगर आप ड्यूलिंगो के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अराउंड 110 to 115 आउट ऑफ 160 चल जाता है। लाइक आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी इस स्कोर पे। और मास्टर्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो 120 तो चाहिए टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी। बट या 115 और 115 पे भी आपको मिल जाता है डिसेंट, बट डेफिनेटली 120 अगर होता है तो आपको ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिल पाते हैं। उसके साथ साथ आइल्स का तो हम सबको पता ही है। अगर आप आइल्स का दे रहे हैं, तो अगर अंडरग्रेड में देखा जाए, तो अंडरग्रेड में अराउंड 6 ओवरऑल चल जाता है आउट ऑफ 9। और मास्टर्स के लिए अगर मैं बताऊं आइल्स का, तो 6.5 चल जाता है आउट ऑफ 9। एंड अगर मैं टोफिल की बात करूं, तो टोफिल अंडरग्रेड के लिए 80 प्लस इज एक्सेप्टेबल आउट ऑफ 120। एंड मास्टर्स के लिए अगर मैं बताऊं, तो 90 प्लस रिकमेंडेड है। अगर आप 100 प्लस लाते हैं, तो डेफिनेटली विल गेट अ वेरी वाओ यूनिवर्सिटी। बट यस, अगर आप 90 प्लस भी लेकर आते हैं, तो विल बी गेटिंग अ वेरी डिसेंट यूनिवर्सिटी। अब अगर मैं पीटी की बात करूं, तो पीटी के लिए आपको 58 प्लस चाहिए होता है अंडरग्रेड के लिए, और 60 प्लस चाहिए होता है मास्टर्स के लिए। तो ये था हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में। बाकी देखिए हर टाइप के एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं, आप जिस टाइप का देना चाहते हैं बेझिझक दे सकते हैं इन चारों एग्जाम में से, जो आपको लगता है कि आपके लेवल के लिए कन्वीनियंट है। क्योंकि चारों का मतलब ही ये होता है कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि
आइल्स भी दी है तो ड्यूलिंगो भी देना पड़ेगा, पीटी भी देना पड़ेगा, या फिर कई क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि अगर मैंने जीआरई या फिर एसएटी दिया है तो मेरा आइल्स की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाएगी क्या? देखिए ऐसा नहीं है, वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, और ये आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए। देखिए आप एक हिंदी स्पीकिंग कंट्री से जा रहे हैं, हिंदी भी नहीं मतलब मल्टीपल लैंग्वेज वाली कंट्री है जहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, तो आप उस कंट्री से जा रहे हैं तो वो देखना चाहते हैं कि आप उनकी कंट्री में जाके प्रोफिशिएंट रहेंगे या नहीं, आप क्लासेस ले पाएंगे या नहीं, इंग्लिश वहां पे समझ पाएंगे या नहीं, आपके डेली जो काम है वो कर पाएंगे या नहीं, तो इसलिए आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हमें कैसी करनी चाहिए। देखिए जब हमें यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी होती है ना, तो बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है माइंड में। सबसे पहले तो आप खुद की भी रिसर्च करिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन रीच अस एनी टाइम, हम म्यूचुअली बैठ के ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो चीज आपको देखनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के टाइम इज योर एलिजिबिलिटी। अब क्या मैच कर रही है नहीं कर रही है, मेरे 60% है एंड आई वांट टू अप्लाई टू येल यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए ड्रीम करना गलत बात नहीं होती है, बट अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ही अबव 90% या अबव 95% है तो 60% पे अप्लाई करना थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो गया। मान लीजिए आपकी 85% है, देन स्टिल यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग टू दीज काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज। बट यस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए यूजुअली यूएस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जीपीए मेंशन होता है, बट इंडिया में हम परसेंटेज और सीजीपीए देखते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी कि कैसे आपको वो चीजें कन्वर्ट करके देखनी है। तो यूजुअली देखिए सबसे पहले तो आपको वहां पे देखना है कि आप परसेंटेज के बेसिस पे एलिजिबल हैं या नहीं है। सेकेंडली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे आप एलिजिबल हैं या नहीं है उस यूनिवर्सिटी में। थर्ड आपका जो यूनिवर्सिटी कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो नहीं मांग रही है, जैसे जीआरई, जीमैट, एसएटी, एसीटी, इस टाइप का कोई टेस्ट तो डिमांड नहीं कर रही है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपको बजट भी देखना है कि क्या ये यूनिवर्सिटी आपके बजट में फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। मान लीजिए आपका बजट है 50 लाख फॉर बोथ द इयर्स, बट इस यूनिवर्सिटी के एक साल का बजट ही 40 लाख है, तो ये चीजें आपको आपके पेरेंट्स से डिस्कस करनी पड़ेंगी, लोन वालों से डिस्कस करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे देन यू हैव टू फाइनलाइज द यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यस इट्स ऑलवेज बेटर कि हम यूनिवर्सिटी फाइनल करने से पहले, एक एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले अपना बजट वहां पे हम अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं आफ्टर द ऑफर लेटर, और कुछ यूनिवर्सिटीज में इनफैक्ट आपको बिफोर द ऑफर लेटर भी करने पड़ते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट। अब उसके साथ साथ आपको क्या और देखना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी आपको लोकेशन भी देखनी चाहिए। कई बार हमारी लोकेशन प्रेफरेंस होती है, जैसे सपोज आपके मामा या आपके कोई एक्सवाइजेड अंकल रहते हैं या कोई भी फैमिली रिलेटिव रहता है, अगर वो आपके वहां रहते हैं और उसके आसपास आपको कोई यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए। आप उनके लाइक इफ ओके विद योर फैमिली आप उनके घर पे भी रह सकते हैं, इफ नॉट दे कैन बी योर गार्जियन। कोई भी आपको दिक्कत आती है दे विल बी देयर फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि अगर आप अंडर के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप 12th के बाद ही जा रहे हैं, इट वुड बी अ कंप्लीटली न्यू कंट्री फॉर यू। इनफैक्ट अगर आप अंडर के बाद भी जा रहे हैं और मास्टर्स करने भी जा रहे हैं तो भी आपको एक वहां पे सपोर्ट मिल जाता है, मॉरल सपोर्ट। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली लोकेशन देख सकते हैं, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आसपास हो तो। उसके साथ साथ मेजर जो आपको सबसे देखनी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करनी है, लेकिन कुछ उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मुझे चाहिए, तो वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके उनके करिकुलम में चेक करना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो टॉपिक्स आपको चाहिए, क्या एग्जैक्टली वो टॉपिक्स आपको मिल पा रहे हैं। आप मान लीजिए किसी और चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटीज के पास कुछ और टॉपिक्स हैं, तो वो एनी विच वेज आपकी रिक्वायरमेंट और आपके फ्यूचर गोल से मैच नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, अच्छा इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है पर मुझे इस यूनिवर्सिटी में मेरा डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल रहा, तो मैं ये कोर्स ले लेता हूँ क्योंकि इसकी रैंकिंग अच्छी है। देखिए ऐसा नहीं, आप अगर वो ले भी लेंगे और आपके वो फ्यूचर गोल से अलाइन नहीं कर रहा है तो आपको वो फ्यूचर में कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। तो आपको यही चीज देखनी है कि आपके कोर्स से क्या मैच कर रहा है, आपके फ्यूचर गोल से क्या मैच कर रहा है, क्या वो कोर्सेज जस्टिफाइड हैं आपके लिए,
वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर वो चीजें पूरी कर रही है देन डेफिनेटली आप वो यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में, तो यू कैन रीच अस आउट एनी टाइम। अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे, सबसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमारे लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें आप जैसे बहुत बहुत स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरी आती है कि हमने यूनिवर्सिटी तो फाइनलाइज कर ली है, पर इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, ये जो एप्लीकेशन फीस मांग रहे हैं उसको हम कैसे करें। इसमें तो अब पहले हमने डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं होते हैं, और जब हम अप्लाई करने जाते हैं इसमें तो कोई ट्रांसक्रिप्ट नाम की डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है, मैम वो क्या होता है, इसमें मैं एलओआर कैसे डालूं, एलओआर तो मैं हार्ड कॉपी बना के ले आया था, पर यहाँ पे तो वो ईमेल आईडी मांग रहे हैं, फोन नंबर मांग रहे हैं प्रोफेसर का। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत थोड़ी, बहुत तो नहीं कहूंगी मैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो ये हमें समझ के करना होता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसको पहले ही कलेक्ट करके रख लीजिए। जब आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाते हैं ना, वहां पे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में सारी चीजें मेंशन होती है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ऑफिशियल रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भेजना है, एसओपी रिक्वायर्ड है, पर्सनल एसे रिक्वायर्ड है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो कितने रिक्वायर्ड है, कितने एकेडमिक, कितने वर्क रिक्वायर्ड है। तो ये हर टाइप की रिक्वायरमेंट वहां पे मेंशन होती है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में ये भी मेंशन होता है अगर उन्हें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। जैसे एमबीए के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज का होता है कि हमें 2 से 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। तो वो भी वहां पे मेंशन होता है कि ठीक है, आपका एटलीस्ट अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव एमबीए, तो आपका इतने इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो ये चीजें हमें पहले ही देख लेनी चाहिए और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेनी चाहिए एप्लीकेशन से पहले। नहीं तो क्या होता है, यूजुअली हमें यूनिवर्सिटी कहती है कि ठीक है आप अप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर रिवर्ट आ जाता है, ऑफर लेटर या रिजेक्शन लेटर जो भी होता है आपको रिप्लाई आ जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। बट अगर मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और मेरी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, मैंने अपने ऑफिशियल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर अभी तक रिपोर्ट नहीं किए, या फिर मैंने मेरी कोई मार्कशीट मिसिंग है, या फिर मेरा कोई ट्रांसक्रिप्ट मिसिंग है, एक एलओआर अपलोड नहीं हुआ है, तो उस केस में वो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ही कंसिडर होती है। आप अपनी एप्लीकेशन को उसी दिन कंप्लीट समझिएगा जिस दिन आप अपना लास्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके बाद से ही यूनिवर्सिटी 1 to 1.5 मंथ्स लेती है आपको रिप्लाई करने के लिए। देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज तो 1 महीने में कर देती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो 3 से 4 महीने लेती हैं आपको रिप्लाई करने के लिए, लाइक जो भी आपका रिजल्ट होता है उसके लिए। तो बेटर है कि हम पहले ही सारी रिक्वायरमेंट्स देख लें। अब जैसे मैं आपको एलओआर का बता रही थी, तो यूजुअली एलओआर में क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन में आपको आपके प्रोफेसर की ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन देना पड़ता है। तो जब आप ये सारी चीजें सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी के एंड से, आपकी जो जो भी प्रोफेसर हैं या जो भी आपके जहाँ से आपने वर्क एलओआर लिया है, उनको रिक्वेस्ट जाती है कि इस स्टूडेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है एंड इन्होंने बताया कि आप इन्हें रिकमेंड कर रहे हैं, सो आप क्या कहना चाहते हैं। तो तब जो भी आपके प्रोफेसर होते हैं, जहां से भी आपने वर्क एलओआर लिया होता है, उनको वहां पे कई बार क्या होता है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो रेट करने होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली एक पैराग्राफ राइट करना होता है। तो जो भी ऐसा होता है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आती है हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है, तो वो आपको इन्फॉर्म करनी है प्रोफेसर को कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, अब आपको लिंक आ गया होगा। तो उसकी भी डेडलाइन होती है। अब कई यूनिवर्सिटीज को चाहिए होता है कि 7 डेज के अंदर आपका एलओआर सबमिट हो जाए, वो लिंक ही 7 डेज के लिए वैलिड होता है, कुछ 14 डेज के लिए वैलिड होता है। अब उससे ज्यादा तो खैर मैंने देखा नहीं है, उसके ज्यादा तो हमें वापस ही रीसेंड करना पड़ा है। तो यूजुअली यही एडवाइजेबल होता है कि अगर आपने आज एप्लीकेशन सबमिट किए या आज रिक्वेस्ट आपकी सबमिट की रिकमेंडेशन के लिए, तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आप अपने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट कर दें कि सर मैम आप जल्दी इसे सबमिट कर दें ताकि मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब अगर आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार ऑफिशियल स्कोर रिपोर्टिंग के बारे में बोल रही थी। तो देखिए, चाहे मैं आइल्स की बात करूं, चाहे मैं टोफल की बात करूं, चाहे मैं ड्यूलिंगो की बात करूं, अब ड्यूलिंगो में भी अगर आप देखोगे तो उसपे आपका जो स्कोर कार्ड होता है उस पे हाइपर लिंक होता है।
तो उसके थ्रू वेरीफाई होता है सारा कुछ। रही बात टोफेल और आइल्स की, तो ये जो एग्जाम्स होते हैं, आप आइल्स को आईटीपी के थ्रू लॉग इन करके आप अपना स्कोर रिपोर्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली टोफेल में भी आप ईटीएस में लॉग इन करके यूनिवर्सिटी को आपका ऑफिशियल स्कोर रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 आइल्स के एग्जाम, 2 टोफेल के एग्जाम दिए, तो आप दोनों में से जो भी स्कोर रिपोर्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। देखिए वो भी एटलीस्ट 7 to 15 वर्किंग डेज तो लेता ही लेता है अपडेट होने को। तो जिस दिन आपने अगर एप्लीकेशन सबमिट करके पैसे भरे तो उस दिन को मत समझिए कि भाई मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब पैसे भरने के बाद, ये तो मैंने बताया ही नहीं, पैसे भरने के बाद देखिए ऐसे होती है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस होती है। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, कुछ एक नॉमिनल आपकी $50 हो सकती है, स्टैंडर्डाइज अगर मैं बताऊं तो $70-75 स्टैंडर्ड है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका $30 से शुरू होके $150 तक होता है। तो इस बीच ही आपकी फीस रेंज होती है, जो आपकी वन टाइम पेमेंट होती है, जो आपको एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप मान लीजिए अगले इनटेक में दोबारा कर रहे हैं सबमिट, तो आपको अलग से पे करनी पड़ती है। पर अगर आप एक ही इनटेक में कर रहे हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन फीस वन टाइम ही आपको सबमिट करनी पड़ती है, जो आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है। तो यस, क्रेडिट कार्ड बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशन में। तो एडवाइजेबल यही है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड पहले ही बनवा के रखें, ताकि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। आपके जो भी आप पेमेंट्स करना चाहती हैं, आपको स्कोर रिपोर्ट करना है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है। तो वो सारी चीजें आपकी इजीली हो जाए, क्योंकि अब वो क्रेडिट कार्ड आगे आपके वीजा में भी काम आने वाला है। तो एडवाइजेबल यही है कि आइदर आप या अगर आपकी फैमिली में है तो बहुत अच्छी बात है, पर एक क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए अगर आप यूएस में एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये थे कुछ मेरे पॉइंट्स आज के। अब आई गेस कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो अगर मैं उन्हें देखूं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आ रखा है दैट इज, जैन इनटेक कितने दिनों में ऑफर देता है? जैन इनटेक में कितने दिनों में ऑफर लेटर आ जाता है? देखिए, यूजुअली जो यूनिवर्सिटी का टर्न अराउंड टाइम होता है वो 2 to 4 वीक्स होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट की पेंडेंसी रह रही है तो वो 2 to 4 वीक्स में काउंट नहीं होगी। आपने जिस दिन आपका लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, लास्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है, उसके बाद ही आपको आपका 2 to 4 वीक्स लगता है ऑफर लेटर आने में। अब मैं बार बार बता रही हूँ, रिक्वायरमेंट, पेंडेंसी, तो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें ये पेंडेंसी कहाँ पता चलेगी? देखिए, आप जिस ईमेल आईडी से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसी ईमेल आईडी पे आपको यूनिवर्सिटी से सारी कम्युनिकेशन आती है। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आई मीन उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मेल कर देते हैं, तो आपको वहां पूरा करना पड़ता है। या फिर कई बार जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है ना, उस पे भी हाईलाइट हो जाता है, तो वो भी हमें देखते रहना चाहिए। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे आया है दैट इज एसएटी मैंडेटरी फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस? एसएटी मैंडेटरी नहीं होता है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो एसएटी का मेजर रोल होता है दैट इज फॉर स्कॉलरशिप्स। यूजुअल बहुत ही कम यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो एसएटी मैंडेटरी रखती है। लाइक अगर मैं बात करूं 100 में से एक यूनिवर्सिटी कोई ऐसी होगी जिसकी एसएटी मैंडेटरी होती है, नहीं तो 99% एसएटी कभी कभी भी मैंडेटरी नहीं होती है। आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, दैट विल बी वेरी ग्रेट इफ यू आर वांटिंग अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइल्स में 6 है और आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वी कैन गिव इट अ ट्राई, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करिए। आई वुडंट से यू आर हैविंग अ लॉट मेनी ऑप्शंस, बट यस, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 6 पे भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट आपकी जो बाकी प्रोफाइल है वो भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज आइल्स 6.5, बीकॉम 70%, यूनिवर्सिटी लिस्ट। सर मैम आप प्लीज मुझे पर्सनली में मुझे बहुत और चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको किस, आपका कौन से कोर्स में रिक्वायरमेंट है,
आप किस टाइप के कोर्सेज करना चाहते हैं, लोकेशन क्या है, बजट क्या है, वो सारी चीजें देखना पड़ेंगी। बट यस, 6.5 एक्सेप्टेबल, 70% बहुत अच्छा परसेंट है। बीकॉम 15 इयर्स की एजुकेशन में आ जाता है, हम सबको पता है यूएस 16 इयर्स की एजुकेशन मांगता है। तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज 3 इयर्स की अंडरग्रेड एक्सेप्ट कर रही है, वो हमें शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके बेसिस पे हम डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज परमीत से है मुझे क्वेश्चन। हाय परमीत, आपका क्वेश्चन है कि कॉमर्स बैकग्राउंड में कुछ स्टेम के कोर्सेज मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। देखिए, अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने एमबीए के लिए भी स्टेम एक्रेडिटेशन ली है। एमबीए के साथ साथ बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फाइनेंस के लिए भी स्टेम एक्रेडिटेशन दे लिया है ऑलरेडी। बिजनेस एनालिटिक्स तो डेफिनेटली स्टेम में आ ही रहे, ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एमबीए के बारे में मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस के लिए भी मिल जाएंगे। अब अगर अंडरग्रेड की बात करूं तो यस, उसमें भी फाइनेंस के कोर्स कुछ ऐसे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के कोर्स भी ऐसे हैं जो आपको स्टेम में मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पाउस प्लस एप्लीकेंट कैन बी गो टुगेदर। यस डेफिनेटली। फंड्स अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप फंड्स में दोनों का एक्सपेंस अगर आप वहां पे मीट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो टुगेदर। आपको बस अपने फंड्स जस्टिफाई करने एंड मेक श्योर कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें टू गेट योर वीजा अप्रूव्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ बैकलॉग। ओके, सो बैकलॉग एग्जैक्टली क्या होता है। यूजुअली अब हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज्यादा होंगे, हमारी तो भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट ही नहीं होती है बिना बैकलॉग के। तो जैसे कोई एक सब्जेक्ट में अगर हम फेल हो जाते हैं काइंड ऑफ, तो उसे बैकलॉग कहा जाता है। तो जिसका आप री एग्जाम दे सकते हैं, दैट इज बैकलॉग। आई होप इट्स क्लियर। 100% स्कॉलरशिप कैन आई गेट? यस, यू कैन डेफिनेटली गेट, पर प्रोफाइल पे डिपेंड करता है और आप कितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। 9.21 out of 10 plus diverse internship. Can I apply to top universities? Yes, definitely. पर मुझे कोर्स जानना पड़ेगा, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या किया हुआ है, उसके लिए भी मुझे जानना पड़ेगा। तो डेफिनेटली, बट आपके लिए ऑप्शंस ओपन है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और डिटेल चाहिए होगी आपकी प्रोफाइल की मुझे। मैम मेरे पास 6.5 बैंड्स है ओवरऑल, और बीकॉम किया 59% के साथ, और 6 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑपरेशंस में। यूनिवर्सिटी नेम चाहिए, वो तो डियर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको जितनी भी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज है सब बता दूंगी। बस आपको कोर्स कौन सा चाहिए? फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑपरेशंस, ठीक है। अब बेटर कोर्स ऑप्शंस भी हो सकता है, हम उसमें भी डिसाइड कर सकते हैं। हम आपको कोर्स ऑप्शन भी बता देंगे और यूनिवर्सिटीज भी बता देंगे। तो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस से क्वेश्चन था ये, तो आप डेफिनेटली प्लीज कांटेक्ट करें हमारे काउंसलर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, एक रमनदीप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो मुझ तक कैसे रीच कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उस पे हमारा टोल फ्री नंबर है, या फिर एप्लीकेशन 02@meridian.org हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो आप उस पे भी रीच आउट कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारी सारी डिटेल्स अवेलेबल है डियर, आप जैसे आप जियो चैट पे रीच आउट कर सकते हैं, आप जहां चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आप जहाँ के भी बेस्ड आउट हैं, आप देखिए आपके आसपास कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, आप हमसे मिलने भी आ सकते हैं जो आप चाहें। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is after getting an offer letter, what's the next process and what documents I have to be handy? लक्ष्य, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे मेरा नेक्स्ट सेशन है तो मैं वो बताऊंगी, पर यस, आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर, अगर मैं बेसिक से आपको आइडिया दे दूं, तो आपको I-20 के लिए अप्लाई करना होता है, आपको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। ये होता है आपका नेक्स्ट स्टेप। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोबाइल नंबर डियर,
टोल फ्री नंबर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, वैसे हमारी वेबसाइट पे आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम राशि। थैंक यू राशि। I have completed my BDS in 9.5 years due to backlogs, and my IELTS is 7.5. Do I have a chance in USA Jan 2024 intake? पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि आपको क्यों 9.5 साल लग गए बीडीएस कंप्लीट करने में। अगर वो जस्टिफाइड है कि आपके बैकलॉग्स क्यों आ रहे थे, देखिए अगर आप बिना पढ़ाई के अगर आपके बैकलॉग्स आ रहे थे कि भाई आप पढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपके बैकलॉग्स आ रहे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर आपके पास कोई जस्टिफाइड रीजंस है ये बैकलॉग आने का, देन डेफिनेटली वी कैन गिव इट अ ट्राई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 6 बैंड सफिशिएंट है क्या? यस, मैंने बताया था आपको 6 बैंड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप अंडरग्रेड के हैं तो बहुत ऑप्शन मिलेंगे, अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कोई ये पूछ रहा है कि somebody says थर्ड टाइम ऑटोमेटिकली रिजेक्शन हो जाएगा। आई बिलीव ये आप वीजा के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ऐसी भी प्रोफाइल्स देखी हैं जो फोर्थ फिफ्थ टाइम पे वीजा अप्रूवल लेकर आई हैं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे वीजा इंटरव्यूअर को, कैसे वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आपके इंटेंशंस जेन्युइन हैं। ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई एम गेटिंग इज, बीई मैकेनिकल किया है इंजीनियरिंग, graduate and currently working in a AI plant. I like to know more about MS in EM, MS in nuclear science. What are the minimum amount required to complete? Okay. देखिए, आप जो कोर्स के बारे में बेसिकली जानना चाहते हैं वो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करें, ताकि हम डिटेल में डिस्कस कर सकें आपके कोर्सेज के बारे में। क्योंकि आपने थोड़े अलग 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 कोर्सेज बता रखे हैं, EHS, देन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, देन न्यूक्लियर साइंस। तो वो मुझे आपका भी बैकग्राउंड पहले समझना पड़ेगा पूरा, और आपके एक्सपीरियंस किस चीज में है वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, तो यस, अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो 20 लाख मिनिमम होता है। एक साल का 20 लाख टू 60 लाख तक बजट जा सकता है। वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितने बजट में लेना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलो मैम, हमने जैन इनटेक के लिए अप्लाई किया है, ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा? अब आपने कब अप्लाई किया है जैन इनटेक के लिए, मुझे वो भी जानना पड़ेगा। यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज का टर्न अराउंड टाइम होता है वो 2 to 4 वीक्स होता है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट होने के बाद। देन नेक्स्ट है, अच्छा, तो एक क्वेश्चन और आया है कि क्या आपका इंस्टीट्यूट इंटरव्यू ट्रेनिंग देता है? डेफिनेटली हम इंटरव्यू के लिए भी ट्रेन करते हैं, हम खुद भी ट्रेन करते हैं, एंड हमारे पास स्पेशलाइज्ड हमारे टाई अप्स भी हैं, और कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऐसे एक्सपीरियंस वाले भी हैं जो यूएस से आए हैं हमारे पास ट्रेनर्स, जो सिर्फ और सिर्फ वीजा इंटरव्यू के लिए ट्रेन करते हैं। तो हमारा स्पेशल कैंपेन शुरू होने वाला है 1 सितंबर के बाद। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, एमकॉम कंप्लीट किया था 2014 में, एकेडमिक स्कोर लो है, तो पाथवे प्रोग्राम 4 मंथ देन स्टार्ट में मास्टर, एनी चांस टू अप्रूव विद दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम? डेफिनेटली, देखिए डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। अगर वो एक वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है तो आपको पाथवे के बेसिस पे वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डेफिनेटली हाँ, आप अगर अपना फंड्स जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो आप अपना एक्सपेंस अगर जस्टिफाई कर पा रहे हैं और यूनिवर्सिटी अच्छी है, और अगर आप अपना इंटेंशन भी क्लियर बता पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वीजा एक्सेप्टेंस में। ओके गाइस, so many questions, I'm so happy to answer all of them. Okay,
रेफ्यूजल स्लॉट कब ओपन होंगे? सो डियर, रेफ्यूजल स्लॉट ओपन होते जा रहे हैं, आप अपने अकाउंट को बार बार चेक करें। अगर मैं बात करूं, पिछले हफ्ते भी खुले थे, उसके पिछले हफ्ते भी खुले थे, तो रेगुलर ओपन हो रहे हैं रेफ्यूजल स्लॉट। और आजकल कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जब फ्रेश ओपन हो रहे हैं उसके साथ साथ ही वो रेफ्यूजल स्लॉट भी ओपन कर रहे हैं। ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नबीन का है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, विल यू गाइड टू मी फॉर माय अंडरग्रेड एज आई एम फ्रॉम नेपाल? बिल्कुल नबीन, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, एंड इवन पाकिस्तान से भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो हम आपको गाइड नहीं करेंगे। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं मुझे application0@meridian.org पे, या फिर आप हमारे टोल फ्री पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay, so my next question. अच्छा, एक क्वेश्चन है, आई गेस पेरेंट है ये, कि उनके बेटे का 2022 में रिजेक्शन हुआ है और अगस्त 23 में भी रिजेक्शन हो गया है। थर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर से रिजेक्शन होगा क्या? अगर आप थर्ड अटेम्प्ट अच्छे से करते हैं, सारी चीजें क्लियर आउट करके, और पहले दो अटेम्प्ट क्यों आपके रिजेक्ट हुए थे वो पूरे जस्टिफाई करते हैं, तो आपका थर्ड अटेम्प्ट डेफिनेटली अप्रूव होगा। तो उसके लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फुल फ्लैशली सपोर्ट करेंगी। और ये हमारे साथ ही हो रखा है, 2-3 रिफ्यूजल के बाद भी मेरे स्टूडेंट्स को वीजा एक्सेप्टेंस मिला है। इन इवन सेम इनटेक में रिफ्यूजल के बाद भी मिला है एक्सेप्टेंस। ओके, अच्छा, एक और वीजा क्वेश्चन है कि मैंने अपॉइंटमेंट की फीस यूपीआई के थ्रू पे कर दी पर अभी तक अपडेट नहीं हुए, अराउंड 5 डेज हो गए, मैंने फीडबैक में भी मेल किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए यश, ये इशू सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। ये इशू हम सब भी फेस कर रहे हैं। आपको बस, आपने फीडबैक में डाल दिया है, यही चीज होती है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो थोड़े टाइम में अपडेट हो जाएगा और आपको फीडबैक में भी उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। नया पोर्टल है, पूरी चीजें माइग्रेट हुई हैं, तो उनको भी टाइम लग रहा है। सो थोड़ा सा वेट करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10-15 दिन के बाद भी रेजोल्यूशन मिला है, बट यस, प्रॉपर रेजोल्यूशन मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे। बस हाँ, आप चेक कर लेना कि कहीं आपको पैसे रिफंड तो नहीं आ गए। ठीक है, नेक्स्ट इज, आई गेस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। मेरी वीजा इंटरव्यू डेट 29-30 अगस्त है, बट I-20 नहीं आया है, तो क्या करना चाहिए? डेट मिल जाएगी? ओके। मेरा आपसे सवाल है पहले तो जानवी, अगर आपके पास I-20 नहीं है तो आपने वीजा डेट कैसे बुक की? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। बट यस, अगर नहीं है तो आप रिस्केड्यूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फीडबैक में भी डाल सकते हैं इस चीज को, आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। बट आपको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने अगर I-20 नहीं है तो डेट कैसे बुक की है। ओके, सो एक क्वेश्चन और है साहिल की तरफ से, दैट आई हैव कंप्लीटेड a 3 years bachelor's from SPPU. Will it be possible for me to apply for MS in Finance in US? देखिए, अगर आपका क्वेरी सिर्फ ये है कि क्या आपको 3 years की डिग्री इस बेसिस पे MS पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यस डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो 15 years ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट कर रही हैं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, नहीं कर रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वापस साहिल ही है।
9.2 CGPA है BBA में। आप 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका 9.2 CGPA है तो डेफिनेटली आप 3.5 GPA के अबव ही हैं, आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। पर अगर आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है BBA तो आप क्यों गैप ले रहे हैं, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। हाँ, अगर आपको समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। एंड बहुत लोगों का मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे मुझे कनेक्ट करें, तो मैं सेशन खत्म होने से पहले आपको टोल फ्री नंबर भी दे दूंगी। अच्छा, वैसे अगर मैं बोलूँ टोल फ्री नंबर से बेटर है कि हमने आपका एक फॉर्म भी पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, तो आप अगर उसे भी फिल आउट करते हैं तो हमारी टीम से ऑटोमेटिकली आपको रीच कर लिया जाएगा, आपको कॉल कर लिया जाएगा या मैसेज आ जाएगा। तो आप अपने जेन्युइन नंबर के साथ हमें वो फॉर्म फिल आउट करके दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन 12th पास आउट पर्सन एलिजिबल फॉर F1 वीजा? हाँ, अगर आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। मैम, अरकनसास यूनिवर्सिटी का स्कोप कैसा है? देखिए, यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, पर आप किस चीज के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो भी अगर इंटेंशन अच्छे है तो स्कोप तो बहुत अच्छा है। तो साहिल मेरे साथ चैट ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो साहिल आई वुड से कि आप पर्सनली बात कर लें मुझसे, मैं आपको गाइड कर दूंगी। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी मैं समझ सकती हूँ कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी, और आप कुछ आई गेस इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हैं तो उस ब्रेक में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। सो आई गेस सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एनीथिंग आई एम मिसिंग आउट ऑन, तो आप मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगी। हम्म। Yes, so I guess I've completed all of them. नहीं, मैंने ऊपर नीचे स्क्रॉल किया तो 3 क्वेश्चंस और आ गए। थैंक यू गाइस। मैम, ऑफर लेटर एंड I-20 में क्या डिफरेंस होता है? ऑफर लेटर आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है यूनिवर्सिटी से कि आपको हमने ऑफर दे दिया है, आपका एडमिशन लेटर है वो। और I-20 आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको वीजा के लिए एलिजिबल बताता है, यानी I-20 के बेसिस पे आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके ऑफर लेटर आने के बाद आपको आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे आपको आपका I-20 इशू होता है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डन माय 12th this year, so when will I get the appointment date if I'm applying now? आप पहले अप्लाई करें, ऑफर लेटर आए, I-20 जैसे ही आता है उसके बाद आप वीजा स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है आजकल, अपॉइंटमेंट के लिए इजीली मिल रहे हैं F1 वीजा के लिए। अगर मैम 12th के बाद भी आइल्स चाहिए होता है। देखिए, आइल्स आपको हमेशा चाहिए होगा, चाहे आप 12th के बाद जा रहे हैं, चाहे आप अंडरग्रेड के बाद जा रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स के बाद भी जा रहे हैं, आपको आइल्स चाहिए होगा ही होगा, अगर आपने IB बोर्ड से पढ़ाई नहीं की है तो। ओके, नेक्स्ट इज, थैंक यू साहिल। अभिलाषा, आपको थर्ड टाइम रिफ्यूजल मिला, कोई बात नहीं, हम फोर्थ टाइम अप्लाई कर लेंगे, फोर्थ आपको अप्रूवल मिल जाएगा। वाई टू वरी। I-20 के लिए ऑफिशियल टाइम जो आपका लगता है दैट इज 14 वर्किंग डेज। सैटरडे संडे छुट्टी काउंट मत करना उसमें, 14 बिजनेस डेज। ओके। ऑफर लेटर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2 से 4 हफ्ते मिनिमम लगते ही हैं।
मैम मेरे आइल्स विच ओवरऑल 5.5 like do USA okay so 5.5 डियर थोड़ा सा कम है, कुछ हमें बहुत ही गिना चुना इक्का दुक्का ऑप्शन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू वांट टू अप्लाई। तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। ओके मैम, स्लॉट कहाँ का लेना चाहिए? विच इज लकी एम्बेसी। ऐसा कुछ नहीं होता है, जहाँ का स्लॉट मिलता है ले लो। अगर लकी और कौन सा बेटर है वो देखने में रहोगे तो ये स्लॉट्स भी निकल जाएंगे। तो जहाँ के खुलते हैं वहां के ले लेने चाहिए। इनफैक्ट मेरे बॉम्बे के स्टूडेंट्स दिल्ली आके देते हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स हैदराबाद जाके देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो जहाँ का मिल रहा है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी एम्बेसी अच्छी है, सब आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सर ने लिखा है कि उनकी वाइफ ने पीजी की है, ओवरऑल 63 है, नॉट लेस देन 59 है, और 2020 में बीएड कंप्लीट की है, तो यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्कोर भी जस्टिफाइड है और गैप भी देखा जाए तो ज्यादा नहीं है। अगर आप वर्क कर रहे थे तो आप अपना सीवी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर आप जो फॉर्म है वो फिल आउट कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको रीच आउट कर ले। ओके, सो ऑन द पॉइंट जो है वो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपको वो फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको कॉल कर पाऊंगी। देखिए सेजल, आप ये पूछ रही हैं जीमैट कितना इम्पोर्टेंट है एमएस इन फाइनेंस के लिए। एमएस इन फाइनेंस के लिए जीआरई भी एक्सेप्टेड है और जीमैट भी एक्सेप्टेड है। इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में दोनों ही रिक्वायर्ड नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं। अगर कहीं मैंडेटरी है उस यूनिवर्सिटी में तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है देन जीमैट की। हरसिमरन का क्वेश्चन है कि उन्होंने 4 महीने पहले अप्लाई कर दिया था, अभी ऑफर लेटर आया नहीं है। हरसिमरन ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो आप एक बार यूनिवर्सिटी को मेल करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्यों इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। डिपेंडिंग, अगर आपने फॉल इनटेक के लिए अप्लाई किया था तो फॉल इनटेक क्लोज हो गया है ऑलरेडी, तो अब आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो स्प्रिंग के लिए ही आएगा। परमीत का क्वेश्चन है, हाउ मच फंड्स डू आई हैव टू शो फॉर अप्लाइंग इन यूएस यूनिवर्सिटीज। ऐसा कुछ फाइनल नहीं होता है फंड का कि इतना आपको दिखाना ही होता है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया यू आर गोइंग एंड द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग। आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो और आपका जो लिविंग कॉस्ट होता है उसे मिला के हमें दिखाना पड़ता है, जो एरिया टू एरिया, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। ओके, एंड प्रज्ञा का क्वेश्चन है, प्रज्ञा देखिए, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, रादर देन चूजिंग अ कॉलेज आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। अगर आपका बजट लो है तो देखिए मीडियम बजट में भी आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई टू अ वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी टू गेट योर वीजा अप्रूव्ड। अच्छा, अभिलाषा, आप ये पूछ रहे हैं कि किस एज तक वीजा मिलता है यूएसए का। ऐसा कुछ नहीं, एज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द पॉइंट आप मुझे वीजा का पूछ रहे हो, मैंने अभी बताया आपको मैं वीजा के लिए अगला सेशन लेने वाली हूँ, तो मैं उसमें आपको सारा खर्चा बता दूंगी। उससे ज्यादा तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर ही रहे हो, तो मैं आपको उसमें सारा बता दूंगी। अच्छा, जब आप कांटेक्ट करें तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं ही था ऑन द पॉइंट। ठीक है गाइस, आई गेस वी आर डन फॉर द डे। मैं अब आप लोग को मिलूंगी वापस 2 हफ्ते बाद। वीजा प्रोसेस कैसे करना है, ऑफर लेटर आने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, वो पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ खर्चे के साथ। तो हमारा नेक्स्ट सेशन आप मिस आउट मत करिएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस।